मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से कि आप आए और आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार तालियों से आप सब उनका पुनः स्वागत करें। चेतना सभा के मंच पर विराजमान बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, कैमूर जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री संतोष निराला जी, यहाँ मौजूद बिहार सरकार के उद्योग तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री जय कुमार सिंह जी, भभुआ नगर परिषद के अध्यक्ष श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री शिवाधार पासवान जी, पूर्व विधायक और जनता दल यू कैमूर के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज आलम जी, यहाँ मौजूद मेरे प्रिय साथियों और सभी सम्मानित नेतागण और सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री पीके ठाकुर जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बाला मुरुगन जी, पुलिस महानिरीक्षक श्री बच्चू सिंह मीना जी, शाहबाद रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक मोहम्मद रहमान जी, कैमूर जिले के जिलाधिकारी श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह जी, कैमूर की पुलिस अधीक्षक श्रीमती हरप्रीत कौर जी, यहाँ उपस्थित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, जीविका की दीदीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चेतना सभा में उपस्थित बहनों भाइयों, छात्र एवं युवाओं, इस चेतना सभा में आपके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। आप सब निश्चय यात्रा के दौरान आयोजित इस चेतना सभा में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और कैमूर की इस ऐतिहासिक धरती का नमन करता हूँ। आखिर हमारी निश्चय यात्रा क्यों? आप सब जानते हैं कि चुनाव के पूर्व महागठबंधन की तरफ से साझा कार्यक्रम का ऐलान किया गया था और उसमें 7 निश्चय का जिक्र किया गया था। सरकार बनी बिहार के लोगों के जनादेश से और सरकार बनते ही हम लोगों ने अपने 7 निश्चय के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार कर किया और उसको लागू करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई। और अब मुझे खुशी है कि 1 साल की समय सीमा के अंतर्गत ही 7 निश्चय से संबंधित सारी योजनाओं पर अमल शुरू हो गया और ये निश्चय यात्रा है। हम उसी को सरजमी पर देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे 7 निश्चय की योजनाएं लागू हो रही हैं। शुरुआती दौर में देखना आवश्यक होता है
कि प्रारंभिक दौर में कहीं कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है। हम लोगों ने जो योजना बनाई उसमें कोई कमी तो नहीं है। ये सब का जब सरजमीन पर मूल्यांकन होता है तो योजनाएं और बेहतर ढंग से क्रियान्वित होती हैं। और इसी सिलसिले में हम निश्चय यात्रा पर हैं। 7 निश्चय में एक निश्चय महिलाओं के लिए हम लोगों ने रखा था और वह था कि बिहार सरकार की सब प्रकार की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। सरकार बनी 26 नवंबर को पिछले साल और 2 महीने के अंदर 20 जनवरी को लागू कर दिया हम लोगों ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण। तो एक निश्चय तो क्रियान्वित हो गया बिहार में। उसके अलावा जो सबसे पहला निश्चय हमारा वह था बिहार के युवाओं के लिए। हमारे युवाओं में बहुत दम है, उनमें प्रतिभा है, मेधा है, उनमें बहुत कुछ करने की क्षमता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने युवाओं के लिए निश्चय किया। और जो अगर हमारे युवा आगे बढ़ेंगे तो न सिर्फ बिहार आगे बढ़ेगा बल्कि देश की प्रगति में बिहार और बेहतर योगदान दे सकेगा। तो युवाओं के लिए जो हमने पहला निश्चय किया उसके 5 खंड है, 5 अवयव है। पहला अवयव है कि जो छात्र हमारे 12वीं कक्षा के आगे पढ़ना चाहेंगे उनको पढ़ने में सहायता देने के लिए 4 लाख रुपए की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोगों ने महसूस किया कि हमारे यहाँ मात्र 13% युवा कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यह संख्या मेरी समझ से कम 35 से 40% होनी चाहिए। हमने महसूस किया कि माता पिता गरीबी के कारण अपने बेटे बेटियों को पढ़ा नहीं पाते हैं आगे। इसलिए हमने तय किया कि जो भी युवा आगे पढ़ने के लिए इच्छुक होगा उनको हम 4 लाख रुपए की सीमा तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे ताकि वो अपने बलबूते पर बिना अपने परिवार पर माता पिता पर बोझ डाले वो आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। और जब पढ़ेंगे वे तो आगे बढ़ेंगे। और इसी प्रकार से जो युवा आगे अब पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, वैसे युवा जिनके जो 20 से 25 साल के आयु वर्ग में है उनको रोजगार तलाशने में मदद करने के लिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि 2 साल तक 1000 रुपए का स्वयं सहायता भत्ता देंगे। आज उसको भी हम लोगों ने लागू कर दिया। और हमने महसूस किया था कि हमारे युवा हैं रोजगार की तलाश करते हैं। आज रोजगार के लिए बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान हो, कंप्यूटर पर काम करना वो जाने। और इसके साथ साथ जरूरी है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी थोड़ा बोलना जाने। और हमने अपने युवाओं से ये महसूस किया था कि उनके मन में ये भावना है कि हमको अंग्रेजी भी बोलना सिखाया जाए। इसलिए हम लोगों ने 7 निश्चय के पहले निश्चय के तीसरे खंड में यह भी तय किया कि हम एक कुशल युवा कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें युवाओं को, इच्छुक युवाओं को कंप्यूटर सिखलाएंगे, कंप्यूटर पर काम करना सिखलाएंगे। दूसरा, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। और तीसरा, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार कौशल के नाम से उसे जाना चाहता है, वह भी हम उन्हें सिखलाएंगे। व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप कहीं जाते हैं, अपनी उम्र से बड़े उम्र के लोगों से मिलने गए और आपका अगर व्यवहार विनम्रता के साथ होगा तो आपके प्रति उस व्यक्ति का मोह, स्नेह बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप में व्यवहार में विनम्रता नहीं है तो वह आप पर ध्यान नहीं देगा। अगर मान लीजिए कि कोई युवा
अपने से अधिक उम्र वाले से मिलने जाए और अपने दोनों पॉकेट में दोनों हाथ डाल के टाइट खड़ा हो जाएगा, तो सामने वाला कहेगा ये कैसा लड़का, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर वही युवा विनम्रता के साथ उनसे मिलेगा तो सामने वाला पहले ही क्षण में प्रभावित होगा और उसको लगेगा कि हम इसके लिए कुछ करें तो खुशी होगी। इसलिए व्यवहार कौशल वह भी है। ये 240 घंटे का प्रशिक्षण है कुशल युवा कार्यक्रम। कंप्यूटर का ज्ञान, हिंदी के साथ अंग्रेजी बोलना सिखाना और व्यवहार कौशल। और ये कुशल युवा कार्यक्रम ये हमारा तीसरा था। चौथा है कि हम आज इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट से दुनिया जुड़ी हुई है। आज पास में किताब आपके पास नहीं भी है तो आप इंटरनेट के जरिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि लोग इंटरनेट का उपयोग कर सकें, उसके माध्यम से ज्ञान की बातों को डाउनलोड कर सकें, क्योंकि मोबाइल तो आज भारी संख्या में लोगों के पास हो गया है। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि जितने भी हमारे सरकारी कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय हैं उन सबों में मुफ्त की वाईफाई सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि हमारे युवा जो चाहे डाउनलोड कर सकें। लेकिन हम एक बात कहेंगे जरूर, ये सुविधा हम लोग दे रहे हैं, ऐसा न हो कि फिल्म वगैरह खाली डाउनलोड करने लगिएगा। ज्ञान की बात, काम की बात को डाउनलोड कीजिएगा। और उसके अलावा एक और है, हमारा 5वां खंड है पहले निश्चय में, जो युवाओं के लिए। हमारे समाज में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश नहीं करते, वो खुद इतने उद्यमशील हैं कि अपने बलबूते पर कुछ काम करना चाहते हैं और दूसरे लोगों को रोजगार प्रदान करना चाहते हैं। ऐसे उद्यमशील युवाओं की सहायता के लिए हम लोगों ने 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया है और उसके लिए नीति बना दी है। वैसे युवा जो अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद अपना कोई उद्यम करना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से इस फंड के माध्यम से हम आर्थिक सहायता भी देंगे। तो ये 5 निश्चय पहले, 5 अवयव पहले निश्चय का, और उसको हम लोगों ने लागू करना शुरू कर दिया। और हम जानते हैं युवाओं की संख्या बहुत है। हम अगर जिले में इन सब चीजों के लिए केंद्र खोलेंगे तो लोगों की संख्या काफी होगी, उनको लाइन में लगना पड़ जाएगा। इसलिए उनको कोई असुविधा नहीं हो, ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हर जिले में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन परामर्श केंद्र स्थापित किया। हर जिले में आप वहां पर आप ऑनलाइन दरखास्त देते हैं, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, स्वयं सहायता भत्ता के लिए, कुशल युवा कार्यक्रम के लिए, सबके लिए आप दरखास्त दीजिएगा, आपको बुलावा आ जाएगा। और जब आप जाइएगा वहां तो आपको टोकन तुरंत मिलता है और आप आराम से कुर्सी पर बैठिए और सामने कई काउंटर बने हुए हैं। काउंटर पर साफ आ गया स्क्रीन पर कि टोकन नंबर अगर आपका आ गया तो आप उस काउंटर पर जाइए और 10 से 15 मिनट में आपके सारे कागजात को देखकर आपके काम को निपटा देगा। ये सुविधा हमने प्रदान की है और इस देश में ऐसा जिला स्तरीय केंद्र कहीं नहीं स्थापित हुआ और ये बिहार में हुआ। हम उसी को देखने निकले कि केंद्र किस प्रकार से काम कर रहा और हम जाते हैं, मुझे खुशी होती है। वहां अच्छी खासी संख्या में युवा बैठते हैं, लड़के लड़कियां सब इंतजार करती हैं अपने नंबर का। लोगों से हम पूछते हैं तो हम लोगों ने जो निश्चय किया उसको क्रियान्वित करना शुरू किया। और यही नहीं, हमारे यहाँ संस्थानों की कमी थी, इसलिए हमने एक निश्चय यह भी किया था 7 निश्चय में कि अपने यहाँ हम शिक्षण संस्थानों की और स्थापना करेंगे। हम लोगों ने तय किया हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान खोला जाएगा, हर जिले में जीएनएम स्कूल, हर जिले में महिलाओं के लिए आईटीआई, हर जिले में पैरामेडिक इंस्टीट्यूट, हर सब डिवीजन में आईटीआई की स्थापना।
हर सब डिवीजन में ANM स्कूल, और इस प्रकार से इतने संस्थान खोले जा रहे हैं। और 7 निश्चय के क्रियान्वयन के को देखने के लिए जो निश्चय यात्रा पर निकले हैं, तो शाम में समीक्षा करते हैं जिले में, सबके लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई। यह भी निश्चय, तो चाहे युवा हो या महिला हो, उनके निश्चय पर अमल शुरू हो गया। और बाकी का 4 निश्चय हमारा, हम हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना चाहते हैं। शहरों में सीमित लोगों को नल का पानी है, उपलब्ध है, लेकिन गांव में उपलब्ध नहीं है, और शहरों के बड़े हिस्से में भी उपलब्ध नहीं है। तो हम लोगों का एक निश्चय था कि हम 5 साल के अंदर हर घर में नल का जल उपलब्ध कराएंगे। और आपको मालूम है, इतने दिनों से आपने काम करने का मौका दिया है, और हमने देखा कि जितनी योजनाएं मंजूर हैं, वो योजनाएं अगर लागू भी हो जाएंगी तो मात्र 22% घरों को हम नल का जल दे सकते हैं। तो हमने देखा कि आखिर नल के जल के लिए लोग कितना इंतजार करेंगे। तो हमने ये निश्चय का अंग बनाया कि जो कुछ भी हो, हम अगले 5 वर्षों के अंदर इस प्रकार से योजना बनाकर उसको लागू करेंगे कि 5 साल के अंदर अंदर हर घर में नल का जल उपलब्ध हो जाए, हर घर में शौचालय, खुले में शौच से मुक्ति जरूरी है। आज 90% बीमारियां खुले में शौच के कारण होती है। इसलिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत हर घर में शौचालय का निर्माण, और यह भी हमारे निश्चय का अंग। इसके बाद हमने गांवों तक सड़कों का निर्माण बहुत किया, बचे हुए बसावटों तक भी सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन गांव के अंदर गलियां कच्ची रहने के कारण लोगों को तकलीफ होती। हमारे बिहार में ढेर सारे ऐसे गांव हैं जहां बैसाख महीने में भी गांव की गलियों में कीचड़ रहता है। उससे छुटकारा दिलाने के लिए हम लोगों ने यह निश्चय किया कि हर गांव की गली का पक्कीकरण करेंगे और नाले का निर्माण कराएंगे, ताकि लोगों को कभी कीचड़ का सामना न करना पड़े। और इस पर भी अमल शुरू हो गया। इसके अलावे हर घर बिजली का कनेक्शन, आप जानते हैं बिजली के क्षेत्र में बहुत काम हुआ, और बिहार का एक भी टोला बसावट नहीं बचेगा जिसको हम 2017 के अंत तक उसमें बिजली नहीं पहुंचा देंगे। लेकिन हमारे 7 निश्चय में उससे आगे बढ़कर यह निश्चय किया हमने कि हम हर घर में बिजली का कनेक्शन देंगे, और आज उस पर अमल हो गया। तो इस 7 निश्चय पर जो अमल हो रहा है, उसी को घूम करके देख रहे हैं। और इस चेतना सभा के माध्यम से इन बातों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप सब सजग रहिए और इन चीजों का क्रियान्वयन हो रहा है उसको देखिए। विकेंद्रित तरीके से ये सारे काम किए जा रहे हैं। अगर हम केंद्रीकृत तरीके से करेंगे तो भाई इतना बड़ा टेंडर निकलेगा, कौन टेंडर लेगा, कहां लागू करेगा, कहां लागू नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों ने इसको विकेंद्रित तरीके से पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया। शहरों में भी वार्ड स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया। और मुझे खुशी है, आज हम जगह जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं इन पर काम हो रहा। कई गांव में हम देख रहे हैं नाली का पक्कीकरण हो रहा, कहीं हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा गांव खुले में शौच से मुक्त हो रहा है। हम देख रहे हैं बिजली का कनेक्शन पहुंच रहा है, जो कल्पना नहीं करते थे उनके घर में बिजली का कनेक्शन मिल रहा। नाली का निर्माण हो रहा, कई जगहों पर गए इतने कम समय के अंदर घर में नल का जल उपलब्ध कराया जा रहा। अगले 4 वर्षों के अंदर एक घर नहीं बचेगा जहां हम नल का जल नहीं पहुंचाएंगे। हमारा निश्चय 5 साल के अंतर्गत था। 1 साल योजनाओं का सूत्रण करके उसके क्रियान्वयन को प्रारंभ करने में समय बीता। इसलिए हमारे पास मात्र 4 साल है, और 4 साल के अंतर्गत ये सब काम कर लेंगे। और जब मैं सरजमी पर देख रहा हूं कि लोगों में इतनी जागृति है, लोगों में इतनी जागरूकता है, सब लोग इन बातों को लेकर इतने उत्साहित हैं कि मुझे पूरा यकीन है
इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो जाएगा। हम जब कोई काम करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं। ऐलान करने के पहले हम सोच लेते हैं कि हम इसको लागू करने में सक्षम हैं या नहीं, और जब हम महसूस करते हैं कि हम इसको लागू कर सकते हैं तभी हम उसका ऐलान करते हैं। ये हमारी आदत है। इसलिए हमने जो साथ निश्चय किया, मुझको विश्वास था कि हम इसको कर सकते हैं। काम कठिन है लेकिन किया जा सकता है, इसलिए हमने उसका ऐलान किया और आज मैं उसी को देखने निकला और इसी सिलसिले में आज आपके पास आया हूं। इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा काम हुआ। राजकाज के काम को और बेहतर बनाने के लिए हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी चीज है लोगों का विश्वास और भरोसा, लोगों की शिकायतों को दूर करना। 10 साल तक हम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चलाते रहे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे, उसका समाधान करने की कोशिश करते थे। हमने उसके बाद अनुभव किया कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। लोग आते हैं, हम उनका सुनते हैं और समाधान की कोशिश करते हैं। हम एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और हम लोगों ने कानून बना दिया कि अब जनता को अपनी शिकायत का निराकरण कराने का कानूनी अधिकार है। देश में कहीं नहीं है। आपकी कोई अगर शिकायत है, समस्या है, तो उसका निराकरण कराना अब आपके पास कानूनी अधिकार मिल गया। और इसी को लागू करने के लिए हम लोगों ने अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर लोक शिकायत निवारण केंद्र बनाया। आज भी मोहनिया में देखने का मौका मिला क्या काम हो रहा। लोगों की कोई शिकायत है, दूर हो रही है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो, बिजली की बात हो, किसी भी क्षेत्र की समस्या हो, हर जगह हमने कई जगहों पर देखा। जननी बाल सुरक्षा योजना में हम लोगों का ये कार्यक्रम है कि हम भाई अगर कोई प्रसव होता अस्पताल में तो उस महिला को 48 घंटे के अंदर यानी अस्पताल से जाने के पहले 1500 रुपए की सहायता करेंगे। लेकिन वहां शिकायत थी कि भाई प्रसव के बाद भी 1 साल तक नहीं मिला है, और हमने देखा कि वो शिकायत करने वाली शिकायत जो किया गया तो उसका शिकायत लोक शिकायत निवारण केंद्र पर हुआ, और जो तारीख सुनवाई की पड़ी उस दिन सब कुछ करके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोग आ गए। भूल हुई, चूक हुई, बैंक में ये था, वो दिक्कत थी, लेकिन तत्काल समाधान कर दिया। हमने देखा किशनगंज में एक आदमी ने 1978 में जमीन खरीदी थी 1.5 या 2 कट्ठा, उसका रसीद कट रहा था 80 तक, 80 के बाद उसका रसीद नहीं कटता था। वो सब जगह चक्कर लगा रहा था। अंत में लोक शिकायत निवारण केंद्र की उनको जानकारी मिली, वो वहां पहुंच गया, उसने आवेदन दे दिया और सुनवाई की तारीख 8 दिन के बाद थी। जब वहां से नोटिस गया डिपार्टमेंट को, विभाग को, तो उनका रसीद काट करके उनका समस्या का समाधान करके लोक शिकायत निवारण प्राधिकार के समक्ष लोग उपस्थित हुए। मैं आपको इसकी जानकारी इसलिए दे रहा हूं। एक जगह हमने देखा एक व्यक्ति की शिकायत थी कि उनका बिजली का बिल ज्यादा, हजारों रुपए का बिजली का बिल, 28,000 रुपए का। वो गरीब आदमी कहा कि भाई हमारा 28,000 रुपए का बिजली का बिल कैसे आया है। उसने शिकायत की और सुनवाई के दिन के पहले ही बिजली विभाग ने जांच किया, और जानते हैं 28,000 रुपए का जो उसको बिल गया था गलत, वो दरअसल 800 रुपए का होना चाहिए था, और वो 800 रुपए का बिल शुद्ध करके उसको मिला। तो अब ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी कि कहीं आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अपनी शिकायत लोक शिकायत निवारण केंद्र पर कीजिए और आपके समस्या का समाधान होगा। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, इसको लागू किया हम लोगों ने इस साल 5 जून को है संपूर्ण क्रांति दिवस। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में उसी दिन संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, और 5 जून को ही
विश्व भर में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी दिन हमने इस कानून को लागू किया और इस 6 महीने में 1,744 आवेदन आए हैं और समय सीमा के अंदर 78,662 शिकायतों का निराकरण हो गया। हम आपसे अपील करेंगे, इस बात को जानिए और अगर कोई दिक्कत हो सीधे अनुमंडल या जिला में जाइए। जिला का मामला अगर अनुमंडल में आपने दे दिया तो भी आपका आवेदन पत्र रद्द नहीं होगा, वो स्थानांतरित हो जाएगा जिला में और जिला के निवारण केंद्र से आपको नोटिस जाएगा कि आप फला तारीख को आइए। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है, देश में कहीं नहीं है। अगर लोगों की समस्या का समाधान होगा, लोगों का भरोसा लोकतंत्र में बढ़ेगा। तो यह गवर्नेंस के क्षेत्र में, राजकाज के सुसंचालन के क्षेत्र में, सुशासन के क्षेत्र में हमने 2011 में लोक सेवा अधिकार कानून बनाया। किसी को जात का प्रमाण पत्र लेना है, आमदनी का प्रमाण पत्र लेना है, आवासीय प्रमाण पत्र लेना है, चरित्र प्रमाण पत्र लेना है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट लेना, समय सीमा के अंदर उनको दिया जाएगा। आज 14 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आए और उनका निष्पादन हुआ। आप कोई शिकायत नहीं करता। पहले एक एक दरखास्त के लिए 200-400 रुपया लोगों को खर्च करना पड़ता था। आज कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं। तो ये 5 साल से सफलतापूर्वक चल रहा है। तो दूसरे कदम के रूप में हमने लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाया और उसको इस साल लागू किया। तो लोकतंत्र में विश्वास और राजकाज का संचालन ठीक ढंग से हो, इस पर हमारा ध्यान, लोगों का कल्याण हो, सब तरह की जो बुनियादी नागरिक सुविधाएं हैं, नल का पानी, शौचालय, गांव की गली, बिजली का कनेक्शन। भाई केंद्र सरकार की तो योजना है स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो स्मार्ट सिटी वो जब बनाएंगे हम लोग भी सहयोग करेंगे, करते हैं। लेकिन हमने 7 निश्चय के जरिए जो कार्यक्रम किया है, हमारा एक एक गांव स्मार्ट हो जाएगा और किसी के मन में कोई स्मार्ट सिटी की तरफ जाने की कोई इच्छा नहीं जगेगी। और उसी काम को हम देखने निकले हैं। और इसके अलावे एक बहुत बड़ा काम, सामाजिक काम हम लोगों ने किया, शराबबंदी का। पिछले साल 9 जुलाई को महिलाओं के एक सम्मेलन में मैं गया था पटना में। महिला विकास आयोग और DFID के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम वार्ता नाम से महिलाओं का एक सम्मेलन था। उसमें हम गए और महिलाओं के अधिकार पर बोलकर बैठे थे। तब तक पीछे से कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई, शराब बंद कर दीजिए। मैं वापस माइक पर आया और मैंने कह दिया, पिछले साल चुनाव का साल था, याद करिए, और जुलाई में चुनाव होना था, अक्टूबर नवंबर में। तो हमने कहा कि अगली बार आएंगे तो लागू कर देंगे। फिर से बिहार के लोगों ने जनादेश दिया, काम करने का मौका दिया। सरकार 20 नवंबर को बनी, 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस था, पहला मेरा सार्वजनिक कार्यक्रम था इस सरकार के बनने के बाद। और हमने ऐलान कर दिया कि 1 अप्रैल से नई उत्पाद नीति को लागू करते हुए हम शराबबंदी की दिशा में कदम उठाएंगे। और 1 अप्रैल से गांव में देसी विदेशी सब बंद। शहर में विदेशी कुछ शहरों में छोड़ दिया था, लेकिन शहर में जब दुकान खुलने लगी लोगों ने विरोध करना शुरू किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम तो सोच रहे थे कि शहर में भी वातावरण बनाकर लागू करेंगे। हम वातावरण बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हमने तो कहा गांव में हमने कैंपेन चलाया, उसका असर तो शहर पर भी पड़ गया। लोग अब शराब की दुकान खुलने नहीं दे रहे हैं। तो हमने तत्काल निर्णय लिया और 5 अप्रैल से शहरों में भी शराबबंदी लागू हो गई। पूरे बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू हो गई। गांव की हालत सुधरने लगी, शहरों की हालत सुधरने लगी। इस शराबबंदी से कितना फायदा हुआ। जहां भी शराब पीने वाले लोग थे उनके परिवार में कोलाहल था, बहुत तरह का विवाद होता रहता था।
पति शाम में शराब पीकर आ रहा है, घर में झगड़ा हो रहा है। शाम के वक्त में गांव जाइए, कस्बा जाइए, शहर जाइए, सब जगह का नजारा ही दूसरा था। और आज जाइए तो चारों तरफ शांति। जो पति शराब पीकर आकर घर में झगड़ा करता था, अब वही पति शाम में आता है, मुस्कुराते हुए घर में आता है और बाजार से सब्जी खरीद कर लाता है। ये इतना बड़ा परिवर्तन लोगों के जीवन में आया। न सिर्फ महिलाओं के लिए बेहतरी आई है, सबों के लिए बेहतरी आई, और खास करके हमारी युवा पीढ़ी के लिए, जो कम कमाते थे फिर भी ज्यादा पैसा शराब में गंवाते थे। आज शराब बंद है, अब वही पैसा बेहतर काम में लगा रहे। तो इतना बड़ा फायदा हुआ। इसमें जो जन जागृति है, हम यही कहने आए कि भाई हमने कानून तो बहुत कड़ा बनाया है, आम तौर पर तो लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, विरोध किया। लेकिन हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि कानून तो कड़ा बना और शराबबंदी के लाभ भी बहुत हुए। अभी हमारे डीजीपी साहब बोल रहे थे, आपके कैमूर जिले का अपराध का आंकड़ा बता रहे थे। मैं आपको पूरे बिहार का औसत आंकड़ा बताता हूं। पिछले साल अप्रैल से लेकर नवंबर तक में जितने अपराध हुए थे, उसकी तुलना में इस वर्ष 2016 में अप्रैल से नवंबर तक जितने अपराध हुए हैं, उनका हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि पूरे बिहार में औसतन हत्या के मामलों में 24% की कमी आई, डकैती में 26% की कमी आई, लूट में 16% की कमी आई, फिरौती के लिए अपहरण में 48% की कमी आई, भीषण दंगा में 37% की कमी आई, सड़क दुर्घटना में 19% की कमी आई, सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु में 21% की कमी दर्ज की गई। ये फायदा हुआ, अपराध कम, दुर्घटनाएं कम। और आज आप देख रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया अभी हाल में, ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, ये जो हाईवे पर, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, 500 मीटर की दूरी तक कोई शराब का दुकान नहीं खुलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हमने तो पूरे बिहार में शराब का दुकान बंद कर दिया। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और विरोध करते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर शराब पर रोक लगाकर ये जो हमारा काम है उसको बल प्रदान किया। और अब लोगों को समझ में आ रहा। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, एक रोज उनका बयान देखा कि सड़क दुर्घटना बहुत हो रही है, तो हमने तत्काल उनको सुझाव दिया कि शराब बंद करा दीजिए तो सड़क दुर्घटना में कमी आ जाएगी। बिहार में कमी आ गई और अब तो देश भर में कमी आएगी नेशनल हाईवे पर सिर्फ शराब बंदी होने से। लेकिन हम तो पूरे बिहार में हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया और ये काम, इसमें चैन से नहीं बैठना होगा। अभी भी बहुत तरह के लोग हैं, तरह तरह की प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि 2 नंबर से इधर से उधर शराब लाकर बेचो, महंगा बिकेगा, और जो एक जगह से दूसरी जगह लाएगा पहुंचाएगा उसको भी कुछ पैसा ज्यादा मिलेगा। इस चक्कर में बहुत लोग लगे रहते हैं। हम लोग सख्त निगरानी करा रहे हैं और हमने पुलिस महकमे को और उत्पाद विभाग को कहा है कि अभी भी कहीं कहीं से जो शराब आ रहा है, हरियाणा से शराब आ रहा था, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई नेटवर्क बना है। तो हमने कहा इस पर न सिर्फ नजर रखिए बल्कि पुराने शराब के धंधे से जुड़े लोग हैं उन पर पूरी नजर रखिए, देखिए वो क्या कर रहे हैं। अगर शराब का धंधा छोड़कर कोई दूसरा काम कर रहे हैं उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। लेकिन अगर कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं तो पता करिए कर क्या रहे हैं, कहां से ये आनंद का जीवन जी रहे हैं, मौज में कहां से हैं। अगर कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं
इसका मतलब है कि हो सकता है कि वही पुराना धंधा 2 नंबर से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए उस पर पूरी नजर है। ये हरियाणा से जो लाया गया उसमें एक मामले में काफी हद तक पुलिस ने अन्वेषण को उस दूरी तक पहुंचाया है। तो यह काम तो हो रहा और हम लोग अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। हम निश्चय यात्रा के दौरान जो समीक्षा बैठक करते हैं उस दौरान भी अपने अधिकारियों से बात करते हैं। कल भी रोहतास और कैमूर की संयुक्त समीक्षा बैठक की सासाराम में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। आखिर ये तो जीटी रोड है, शेरशाह सूरी मार्ग है और इस मार्ग से दूसरे जगहों पर आना जाना है, तो यहाँ पर तो विशेष निगरानी रखनी होगी। और इसके अलावा हमने यहाँ भी कहा कि भाई जो अवैध खनन हो रहा पत्थर का उसको भी देखिए और उसके लिए भी उपाय कर रहे हैं। कल पूरे तौर पर बातचीत हुई। कुछ ही दिनों में लोगों को मालूम हो जाएगा जो हम लोग कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ता है। तो हम तो अपनी तरफ से करते रहते हैं, लेकिन हम आपसे अपील करने आए और खास करके जो महिलाएं हैं मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपकी मांग पर ये लागू हुआ। अब आपका धर्म है, कर्तव्य है कि आप भी निगाह अपनी रखिए। अगर कोई इधर उधर का धंधा कर रहा है तो उस पर नजर रखिए, खबर करिए। और यह भी देखिए किसी ने शराब छोड़कर कोई दूसरा मादक द्रव्य लेना शुरू तो नहीं किया है, उनको समझाइए। न माने तो हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराइए। हम लोग दवा देंगे, इलाज करेंगे, परामर्श देंगे। तो हर प्रकार से आपको सचेत रहना पड़ेगा। और 2 नंबरी कोई कारोबार करने की कोशिश करे आप ध्वस्त कर दीजिए। पूरी ताकत के साथ पूरी सरकार आपके साथ खड़ी। अगर इस प्रकार की मजबूती होगी मन में और संकल्प होगा तो आज जो सफल है शराबबंदी और सफलता की ओर जाएगा। अगर हम निश्चिंत हो जाएंगे तो धीरे धीरे इधर उधर से और जाना तेज हो जाएगा। अब तो हम धीरे धीरे उसको समाप्त कराएंगे। अभी पटना के इलाके में पकड़ाया, 1 जनवरी है, बड़ा लोग 1 जनवरी को नया दिन मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, दारू भी पीते हैं, पीने वाले तो खूब पकड़ाया है। तो हम लोग तो पूरा सख्ती बरतें, लेकिन साथ साथ ये आपका भी दायित्व बनता है कि इस काम को करिए। और इसलिए बनता है आप वातावरण में परिवर्तन देख रहे हैं। हमने अपराध के आंकड़े दिए, लेकिन जो शराबबंदी के बाद लोगों का पैसा बचा, कुछ लोग मेरी आलोचना करते थे कि सरकार के खजाने में टैक्स का पैसा शराब के कारोबार से 5000 करोड़ आता था, वो घाटा हो गया। हमने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि सरकार के खजाने में 5000 करोड़ आता था, पिछले साल आया था, लेकिन लोगों की जेब से 10,000 करोड़ रुपया निकलता था। आज 10,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार के लोगों का बच गया। अब वो पैसा अच्छे कामों में खर्च हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए दूध की खपत बढ़ गई, मिठाई की खपत बढ़ गई, और यही नहीं अब लोग कपड़ा लत्ता खरीदने में खर्चा कर रहे हैं। सिला सिलाया कपड़ा की बिक्री 44% बढ़ गई। यही नहीं, सिलाई मशीन की बिक्री 19% बढ़ गई है। सिलाई मशीन की बिक्री तो आखिर इसलिए बढ़ी होगी क्योंकि कपड़ा सिलाने वाले अब ज्यादा हो गए होंगे, इसलिए सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ी। तो जान लीजिए अगर शराबबंदी का पैसा बचा तो अच्छे चीजों में, खाने के अच्छे चीजों में खर्च हो रहा और जरूरत की चीजों को खरीदने में खर्च हो रहा है। कपड़ा लत्ता, बिछावन, चौकी, बाल्टी, जग, ये सब खरीदने में खर्च हो रहा है। और पिछले 7 महीनों में उन सब चीजों का कारोबार बढ़ा। तो ये फायदा, तो आप चाहते हैं कि ये फायदा स्थायी रहे तो आपको भी सचेत होना पड़ेगा। और हम लोग फिर से शराबबंदी ही नहीं, अब उससे आगे बढ़कर नशा मुक्ति, कि शराब के अलावे और कोई मादक पदार्थ का इस्तेमाल लोग न करें। इसके लिए जागृति और सब कानून तो पहले से बना हुआ, रोक पहले से लगी हुई है, लेकिन इस पर अवेयरनेस, जागृति और इस पर लोगों को संगठित करने के लिए हम लोग फिर 2 महीने का सशक्त अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसका जिक्र हमारे डीजीपी ने किया।
हमारे विकास आयुक्त ने किया। 21 जनवरी से लेकर 2017 में 22 मार्च तक 2 महीने का सशक्त अभियान चलेगा और 21 जनवरी को उसकी शुरुआत होगी। मानव श्रृंखला बनाएंगे पूरे बिहार में। और आप जान लीजिए, कैमूर इलाके के लोगों के लिए 2 मुख्य रूट है मानव श्रृंखला का। एक तो दुर्गावती उत्तर प्रदेश सीमा से शुरू होगा, मोहनिया होते सासाराम, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद की ओर जाएगा। और एक है जो मोहनिया से शुरू होकर रामगढ़, चौसा, बक्सर, आरा, पटना की ओर जाएगा। ये तो मुख्य है मानव श्रृंखला के रूट, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हम लोगों का लक्ष्य है कि मानव श्रृंखला में 2 करोड़ बिहार के निवासी शामिल हों। तो उसके लिए हर जिले के अंदर और भी मानव श्रृंखला का रूट तय हो रहा। हम सबसे आग्रह करेंगे, और आप कल्पना करिए, इस दुनिया में आज तक 2 करोड़ लोगों ने मानव श्रृंखला नहीं बनाई है। 5000 किलोमीटर के करीब की मानव श्रृंखला बनेगी। सिर्फ पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण नहीं, हर जिले के अंदर कई रूट बनेंगे और 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। उसकी कोई तस्वीर लेना चाहेगा तो पूरे बिहार का जो दृश्य होगा 21 जनवरी को एक निश्चित समय पर, उसका तो फोटो कोई हेलीकॉप्टर से लेना चाहेगा, वो अभी पूरे तौर पर ले नहीं पाएगा, ड्रोन से भी नहीं ले पाएगा, जमीन से भी नहीं ले पाएगा। मुझको तो लगता है कि उसकी सिर्फ और सिर्फ तस्वीर सैटेलाइट जो उपग्रह घूमता रहता है अंतरिक्ष में, उसी से उसकी तस्वीर आएगी। और वो जो तस्वीर आएगी, बिहार राज्य में जब 2 करोड़ लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए खड़े मिलेंगे तो इसका मामूली प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग आज शराबबंदी की खिलाफत भी करते हैं, वो लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे और आपके साथ आएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि भाई कोई बड़ा काम करोगे तो पहले तो उसका मजाक उड़ाएंगे लोग, बहुत लोग, सब नहीं, फिर उसका विरोध भी करेंगे, लेकिन बाद में सब साथ हो जाएंगे। हमने जब बिहार में शराबबंदी लागू किया तो कईयों ने मजाक उड़ाया, लोग कहते थे इसका दिमाग खराब हो गया, ये तो अच्छा काम कर रहा था, ये कौन चक्कर में पड़ गया शराब बंद करने में। उसके बाद कई लोगों ने विरोध किया कि हमने तालिबानी कानून बना दिया है। अब ये सब के बाद ये मानव श्रृंखला का ऐसा कार्यक्रम है कि उस दिन मजाक उड़ाने वाले, विरोध करने वाले, सब के सब लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि इस मानव श्रृंखला में शामिल हो जाएंगे और पूरा बिहार एकजुट होगा शराबबंदी के पक्ष में, और शराबबंदी से भी आगे जाकर नशा मुक्ति की ओर बढ़ेगा। इसलिए आप सबसे यही अपील करने आए, 21 जनवरी को मानव श्रृंखला में शामिल होना। शामिल होइएगा कि नहीं होइएगा? हाथ उठा के बताइए, शामिल होना है कि नहीं होना? शामिल होना है कि नहीं होना? हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब हाथ उठा करके आपने संकल्प ले लिया, इसलिए समय आदि के बारे में जिला प्रशासन भी अधिसूचित करेगा। सब लोग शामिल होइएगा। दुनिया में एक संदेश जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में जो इस मजबूती के साथ काम हो रहा, इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। यूपी हो या झारखंड, या हो बंगाल या उड़ीसा, कोई राज्य हो, सब जगह भी ये मांग जोर पकड़ रही। और मैं समझता हूं कि अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो शराब से और मादक द्रव्यों से मुक्त होना होगा। आप जानते हैं, चीन का बहुत बड़ा हिस्सा अफीम के नशे में डूबा रहता था। अब चीन ने अफीम से मुक्ति पाई और आज कितना आगे बढ़ा। हम भी अगर शराब और मादक द्रव्यों से मुक्ति पाएंगे तो इस अपने देश को, भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह जो बिहार का काम है, यह एक ऐसा काम है जिसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी। यह कोई राजनीतिक काम नहीं है, यह एक सामाजिक परिवर्तन की पहल।
और आप सब लोगों का सहयोग हमारे युवा पीढ़ी का भविष्य इससे उज्जवल होगा और सबको मालूम। तो इसलिए इस काम में आप सबका सहयोग चाहिए और सिर्फ कानून के जरिए नहीं बल्कि जन सहयोग से और जन चेतना से यह काम और मजबूती के साथ लागू हो पाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है आज चेतना सभा में आप सब लोग जो इतनी बड़ी संख्या में आए और धैर्य के साथ पूरी बातों को आपने सुना और शराबबंदी के लिए जो संकल्प लिया, नशा मुक्ति के लिए जो संकल्प लिया, इसके लिए मैं आपको फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। कोटिशः आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और जोरदार शानदार ताली से हम धन्यवाद अदा करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार शानदार ताली आप सबकी ओर से।